मेरा नाम सौमिता पांडे है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मैंने मास्टर्स भी किया है, पीएचडी भी की है और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाया भी है। आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा प्रागैतिहासिक तकनीक और जो औजार मानव ने बनाए, जो उनके विकास के क्रम में उन्होंने जिस जिस तरीके से औजारों में चेंज किया और आगे किस किस तरीके से वो औजार बदले, उनके उसमें किस तरह का उन्होंने मटेरियल यूज़ किया और किस तरह की तकनीक को उन्होंने विकसित किया धीरे धीरे, जिससे कि उनके औजारों में अंतर आया। तो पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक तकनीक के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पाषाण युग लगभग 2-2.5 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और 3300 ईसा पूर्व तक ये चला। और ये पाषाण युग के बाद क्योंकि कांस्य युग आ गया था और पाषाण युग तक पत्थर का इस्तेमाल हुआ। हालांकि उसके साथ साथ और भी कुछ चीजें इस्तेमाल हुई, जैसे कि हड्डी इस्तेमाल हुई उनके औजार बनाने की विधियों में, मगर बेसिकली उसमें जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो पत्थर ही था। इसे आमतौर पर 3 स्पष्ट अवधियों में बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पत्थर उपकरण तकनीक का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें न केवल उपकरण या आर्टिफैक्ट्स बनाने और इसके उपयोग के विकास के बारे में बताता है, बल्कि यह हमें मानव विकास के बारे में बताता है, जो कि जैविक और सांस्कृतिक, जो कल्चरल भी था और बायोलॉजिकल भी था, दोनों ही एक लंबे इतिहास के दौरान लोगों द्वारा निर्मित उपकरण उनके अंगों को बढ़ाने और पर्यावरण के उपयोग को बढ़ाने का साधन रहे हैं। पाषाण युग में लोग साधारण उपकरणों का उपयोग करते थे, जैसे कि हथौड़ा हुआ, चॉपर हुआ, स्क्रैपर हुआ। इसके साथ ही साथ धीरे धीरे उन्होंने नवपाषाण के आसपास मिट्टी के बर्तन भी बनाने शुरू किए, लेकिन उसके पास पत्थर के प्रकार के बारे में ज्ञान था कि कब कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस तरह के उपकरण के लिए किस तरह का पत्थर उपयुक्त रहेगा, किस पत्थर पे किस तरह की तकनीक उपयुक्त रहेगी। इस तरह का ज्ञान मानव के पास था, जो कि धीरे धीरे विकास क्रम में दिखता गया आगे। अब हम इस प्रागैतिहासिक तकनीकों की कुछ मुख्य अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम किसी पत्थर के औजार की बात करते हैं तो उसके अलग अलग क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, और उसमें किस किस तरीके से उसने उसको कैसे काटा छाटा और कैसे एक औजार में निर्मित किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर, जो कि सबसे बेसिक है। कोर क्या होता है, क्योंकि उस समय मानव के पास और ना किसी तरह का वैज्ञानिक वो था और ना ही उसके पास किसी और तरीके की चीजें थी जिससे कि वो औजार बना सके, तो उसने पत्थर उसके पास सबसे उपयुक्त उस समय उपलब्धता थी पत्थर की, क्योंकि वो उस समय का मौसम, जिस तरह का क्लाइमेट था, मौसम था, नदियों के पास रहते थे, तो सबसे आसानी से उपलब्ध जो उनके पास मटेरियल था वो पत्थर था। पत्थर का औजार बनाने के लिए जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो होता है कोर। कोर क्या होता है? कोर एक जो होता है वो बेसिक पत्थर होता है, जिसको कि वो फ्लेकिंग करके और उसमें अलग अलग और कई विधियों का इस्तेमाल करके औजार बनाते हैं, जिसमें कि एक या अधिक परतें नैपिंग नामक प्रक्रिया द्वारा हटा दी जाती हैं। पुरातत्वविदों के लिए कोर मूल्यवान है, क्योंकि ये उस तरीके और अनुक्रम को रिकॉर्ड करते हैं जिसके माध्यम से पिछले नैपरों द्वारा फ्लेकिंग को तोड़ा गया था। कोर आकार और प्रकार का चयन उस उपकरण के प्रकार पर निर्भर करेगा जिसका निर्माण किया जाना है। कैसा औजार बनाना है, इस पे डिपेंड करेगा कि कैसा कोर वो लेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें निम्न पुरापाषाण कालीन, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो औजार था वो हैंड एक्स था, हस्त कुठार। तो हस्त कुठार बनाने के लिए प्रायद्वीपीय भारत में लोगों ने बड़े क्वार्टजाइट कोर का उपयोग किया। मध्य भारत में या मेसोलिथिक काल में अगर हम बात करें, माइक्रोलिथ्स जब बनने लगे तो उसमें फ्लिंट का इस्तेमाल हुआ, बाद में चालसेडोनी और जास्पर का भी इस्तेमाल किया गया। कोर उपकरण सबसे प्रारंभिक और सबसे आदिम चट्टान के मुट्ठी के आकार के टुकड़े पर एक समान हथौड़े के साथ काम करके एक दांतेदार लेकिन तेज शिखा बनाने के लिए एक तरफ से की गई कई टुकड़ों को तोड़कर बनाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, महत्वपूर्ण है, वो है फ्लेक। कोर वो होता है जो पत्थर होता है जिसको तोड़ा जाता है, और फ्लेक वो होता है जो चोट करके पत्थर से टुकड़ा अलग किया जाता है, वो बेसिकली फ्लेक कहलाता है। अगर हम इसको समझें तो ऐसे समझेंगे कि फ्लेक वह छोटा टुकड़ा है जो जब गिरता है तब कोर को दूसरे पत्थर से मारा जाता है। जो जो दूसरा पत्थर होता है वो एक हथौड़े की तरह काम करता है। हथौड़े का प्रहार करने वाला बिंदु कोर पर प्रभाव का बिंदु कहलाता है, दैट इज जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं जिसको। फ्लेक्स को हटाए बिना
हम कोर पर मुश्किल से कोई उपकरण बना सकते हैं। अगर हम फ्लेक्स नहीं हटाएँगे तो पत्थर जैसे का तैसा रहेगा, उसका औज़ार हम बहुत मुश्किल है कि हम कोई औज़ार बना सकें। हालाँकि कभी-कभी फ्लेक्स को स्वयं ही काम किया जाता है। छोटे-छोटे फ्लेक्स हटाकर स्क्रैपर्स और पॉइंट्स जैसे छोटे से छोटे उपकरणों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन उपकरणों को प्रसिद्धता से फ्लेक उपकरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। कभी-कभी कोर की मूल सतह में से कुछ हिस्से कोर को कम करने में प्रतिफलन हो सकते हैं, लेकिन एक फ्लेक उपकरण में मूल सतह की संकेत मिलना मुमकिन नहीं है। माने कोर में तो आपको मूल सतह का संकेत मिल सकता है, मगर फ्लेक में नहीं मिलता है, क्योंकि वो ऐसा टुकड़ा होता है जो कोर से अलग किया जा चुका होता है। अब ये फ्लेक जो किया जाता है, ये किस प्रक्रिया से किया जाता है, उसे हम फ्लेकिंग कहते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो उपकरण बनाने में कोर कम करने के दौरान, माने कोर को रिड्यूस करने के दौरान होती है, जहाँ कुछ फ्लेक्स हटाए जाते हैं। फ्लेकिंग 2 तरीकों से बेसिकली फ्लेकिंग किया जाता है। एक तो परकशन से किया जाता है, दूसरा दबाव से किया जाता है, जिसे हम प्रेशर फ्लेकिंग भी कहते हैं। तो परकशन में बेसिकली क्या होता है, हम एक हाथ में कोर को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से उस पे चोट करते हैं, यानी कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारना, वो परकशन कहलाता है। और जो दूसरी तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं, वो दबाव तकनीक या प्रेशर फ्लेकिंग कहलाती है। मतलब कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर रखकर दबाव डालना। प्रेशर फ्लेकिंग में तकनीक के छोटे टुकड़ों को अधिक नियंत्रित तरीके से हटाने के लिए एक महीन उपकरण, जैसे कि हम किसी जानवर की सींगों का इस्तेमाल या दांतों का इस्तेमाल और पुशिंग प्रेशर का उपयोग कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि प्रेशर फ्लेकिंग के कुछ शुरुआती सबूत हमें लगभग 75,000 साल पहले दक्षिण अफ्रीका से मिले थे। दबाव फ्लेकिंग में कुछ इम्पोर्टेंट तकनीक इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि मूल पत्थर को किसी ठोस सतह या जमीन पर रखकर हथौड़े के रूप में प्रयुक्त पत्थर को मूल पत्थर पर टिकी हुई हड्डी पर रखना और मूल पत्थर से परतें निकालना, इसे हम फ्लेकिंग कहते हैं। और जो परतें निकाली जाती हैं वो फ्लेक्स कहलाती हैं। और जो फ्लेक्स होते हैं, हम इसमें हम 2 काम करते हैं। एक तो हम कोर को भी औजार बनाते हैं और आगे विकास के क्रम में धीरे-धीरे जैसे-जैसे कि तकनीक विकसित हुई, तो फ्लेक्स से औजार बनाए जाने लगे, क्योंकि वो छोटे भी थे और वो ज़्यादा आसान भी थे इस्तेमाल करने में। इसके बाद हम बात करेंगे परकशन की। परकशन, जब हम परकशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी कोर पे किसी हथौड़े से चोट करते हैं और फ्लेक निकालते हैं, तो उसमें एक धब्बा रह जाता है, जिसे हम कहते हैं, धब्बा कह सकते हैं, या आप एक गहरा सा आप एक बिंदु कह सकते हैं, जिसे कि हम कहते हैं नेगेटिव बल्ब ऑफ परकशन। इसी के साथ जो आप फ्लेक देखेंगे उठा के, तो उसमें एक आपको उभरा सा बिंदु दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन। तो हमारे कोर में नेगेटिव बल्ब ऑफ परकशन होता है और जो हमारा फ्लेक होता है उसमें पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन होता है। हम जो फ्लेकिंग करते हैं वो मूलतः 2 तरीकों की होती है, प्राइमरी फ्लेकिंग और सेकेंडरी फ्लेकिंग। अब जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, प्राइमरी फ्लेकिंग क्या होती है, जब हम किसी पत्थर को हमें किसी औजार के रूप में विकसित करना है, तो जो हम बिल्कुल शुरुआती तौर पे उसका एक शेप बनाने की कोशिश करते हैं, उसको हम प्राइमरी फ्लेकिंग कहते हैं। ये कोर को एक आवश्यक आकार तक पहुंचाने के लिए किया जाने वाला प्राइमरी फ्लेकिंग होता है। ये फ्लेक आमतौर पर बड़े होते हैं और परकशन का प्रमुख बल्ब दिखाई देता है। जो सेकेंडरी फ्लेकिंग होती है, वो क्या करते हैं, हमने प्राइमरी फ्लेकिंग किसी कोर पे की, उसको एक हमने शेप में, एक आकार में पहुंचाया, और उसके बाद उसको हम एक किसी औजार के तरीके से बनाने के लिए जब हम सेकेंडरी फ्लेकिंग करते हैं, तो उसमें हम प्राइमरी फ्लेकिंग के बाद इसको शुरू करते हैं, और ये उपकरण को संशोधित और तेज करने के लिए किया जाता है। और इसीलिए इसके जो फ्लेक्स होते हैं वो छोटे होते हैं। आप देखेंगे जब प्राइमरी फ्लेकिंग करेंगे तो फ्लेक्स बड़े निकलते हैं, मगर हम उसी कोर पे जब हम सेकेंडरी फ्लेकिंग करेंगे तो जो फ्लेक्स होते हैं वो छोटे होते हैं। इसी के साथ फ्लेकिंग की एक और तकनीक होती है, जिसको कि हम कंट्रोल फ्लेकिंग कहते हैं। अब कंट्रोल फ्लेकिंग, जैसा कि नाम बता रहा है, कि जब हम जो हमारी ताकत लग रही है, अगर हम उसको नियंत्रित कर लेते हैं, तो औजार और ज़्यादा बेहतर बनते हैं, जिसके लिए कि हम कंट्रोल फ्लेकिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक में धक्के की ताकत को एक हद तक नियंत्रित किया जाता है। यदि धक्के की ताकत को नियंत्रित करने के लिए हम कई बार हथौड़ा जो इस्तेमाल करते हैं, वो पत्थर का भी हो सकता है और वो हड्डी का भी हो सकता है। पाषाण युग में नियंत्रित फ्लेकिंग में फ्लेक या ब्लेड के किनारे के पास एक नुकीली छड़ी या हड्डी का उपयोग करके दोनों तरफ से छोटे फ्लेक्स को अलग किया जाता था। इस विधि का उपयोग अधिकतर औजारों को अंतिम रूप देने या वांछित आकार बनाने के लिए किया जाता था। जो अगला हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वो है औजार बनाने के लिए, वो हैमर या हथौड़ा जिसे हम कहते हैं। हथौड़ा, जब हमने पूरा पाषाण में जब हमने देखा कि मानव ने उपकरण बनाने शुरू किए, औजार बनाने शुरू किए, तो उसको कोई एक ऐसा पत्थर चाहिए था जो औजार को
के आकार देने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो जो सबसे शुरुआती हम उपकरण या औजार मानते हैं, जो हमें देखा है, जिसके साक्ष्य मिले हैं, वो है हैमर या हथौड़ा। ये उपकरण बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े जो होते थे वो अलग अलग तरीके के होते थे, जैसे कि पत्थर का हथौड़ा, हड्डी का हथौड़ा या लकड़ी का। मगर इसमें जो सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किया गया वो पत्थर का हथौड़ा होता था। इसके बाद जो हम एक और की कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए ज़रूरी है, वो है स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म को हम आघात मंच भी कहते हैं। हमने कोई कोर लिया और उस पे जो भी पत्थर है हमारा, अगर हमने स्टार्टिंग में हमने उसमें यूज़ किया, क्वार्टज़ाइट यूज़ किया, या फिर बाद में अगर हम बात करें तो फ्लिंट का इस्तेमाल होने लगा। तो इन पत्थरों पे एक सपाट सतह होती थी, जहाँ पे परत या ब्लेड को अलग करने के लिए मारा जाता था, चोट की जाती थी। प्रहार करने वाला जो प्लेटफॉर्म होता था, पत्थर की धुरी पर समकोण होता था। यानी कि आप किसी पत्थर पे जब आप किसी और दूसरे पत्थर या किसी औजार से जब प्रहार करते थे, तो वो उससे 90 डिग्री का एंगल बनाता था। तो लिथिक रिडक्शन के पुरातात्विक अध्ययन में स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म लिथिक परत के समीपस्थ भाग की सतह होती थी। यानी कि जो कोर में आपने जब आप किसी दूसरे आपने पत्थर से, किसी हथौड़े से आपने उस पे चोट की, तो वो जो सबसे समीपस्थ भाग होता था वो स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म कहलाता था, जिस पर पृथक्करण का झटका पड़ता था। स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म प्राकृतिक या हो भी सकता था और उसे कब तैयार भी किया जाता था। जैसे हम आगे देखेंगे जब हम लेवलॉइसियन टेक्निक पढ़ेंगे, तो उसमें प्राइमरी फ्लेकिंग भी होती थी, सेकेंडरी फ्लेकिंग भी होती थी, और एक हम स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म भी बनाते थे, जिससे कि हम एक टॉर्टोइस टाइप का कोर बनाते थे। तो स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो एक अच्छी सपाट सतह है और अक्सर बहुत सावधानी से पत्थर के ऊपर चुना गया स्थान होता है, जिससे कि औजार को ठीक तरीके से बनाया जा सके। अब हम इसके बाद बात करेंगे जो अलग-अलग तकनीक इस्तेमाल की मानव ने विकास के उपक्रम में, कि किस तरीके से उनके औजार, हथौड़ा, स्क्रैपर्स, इनसे लेकर और फिर उसके बाद माइक्रोलिथ, और उसके बाद आगे उन्होंने अपने जो औजार थे उसको उन्होंने पॉलिश करना, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग की। तो उसमें किस-किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया उसने। इसमें जो सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण तकनीक रही वो ब्लॉक ऑन ब्लॉक या ब्लॉक ऑन एनविल तकनीक रही। अ, ये बहुत, जिसे कहेंगे हम, बहुत ही बेसिक तकनीक थी। इसमें क्या करते थे हम, मानव एक पत्थर को हाथ में पकड़ के और दूसरे पत्थर से उस पे चोट करता था। जिससे कि क्या होता था, इस तकनीक में पत्थर के एक खंड को या दोनों हाथों में पकड़ा जाता था और पत्थर को एक बड़े स्थिर खंड पर मारा जाता था। जो एनविल होता था वो ऐसा पत्थर होता था जो कि मूव नहीं करता था, वो एक जगह स्थिर रहता था, और हमें जिस पत्थर को औजार बनाना होता था उसको हम उस एनविल के ऊपर या उस स्थायी पत्थर के ऊपर मारते थे। इस टकराने से जो प्राकृतिक भार संपूरित होता था। और मगर इस तकनीक में जो सबसे बड़ी विषमता थी, हम कह सकते हैं, वो ये थी कि इसके जो फ्लेक्स थे बहुत मोटे होते थे। इसके बाद जो अगली तकनीक विकसित की मानव ने वो थी स्टोन हैमर टेक्निक। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि एक पत्थर का हथौड़ा इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि हम ब्लॉक एंड ब्लॉक में हम जिस औजार को हमें आकार देना होता था, हम उसको किसी स्थायी स्थिर पत्थर पर मारते थे। मगर स्टोन हैमर टेक्निक में जो अंतर था वो ये था कि हम उसमें हथौड़े को उस पत्थर के ऊपर मारते थे जिसे कि हमें औजार का आकार देना था। तो पत्थर के एक टुकड़े पर एक कोण पर प्रहार करने के लिए हथौड़े का उपयोग करके पत्थर के उपकरण बनाने की ये विधि होती थी। और इसमें बड़े फ्लेक्स को भी हम हटा सकते थे। इसमें कुछ जैसे स्टोन हैमर टेक्निक में कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चरण हैं, जैसे कि हथौड़े के रूप में उपयुक्त आकार के पत्थर का उपयोग करा जाता था। पत्थर के एक टुकड़े की सतह पर झुके हुए कोण पर प्रहार करते थे। इसमें इसमें जो एंगल होता था वो 90 डिग्री से कम होता था, ताकि हम फ्लेक्स को वहां से उस कोर से निकाल सके। इसके परिणाम स्वरूप जो चोट होती थी वो एक सकारात्मक बल्ब ऑफ परकशन उत्पन्न करती थी। जो फ्लेक्स में जो बल्ब ऑफ परकशन होता था वो सकारात्मक बल्ब ऑफ परकशन होता था। कोर पर एक खोखली या अवतल सतह अलग परत के आकार और आकार से मेल खाती थी। जो हम अगली तकनीक पढ़ेंगे वो है सिलेंडर हैमर टेक्निक। तो सिलेंडर हैमर टेक्निक, जैसे कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि जो इसमें जो हमारा हथौड़ा होता था वो सिलेंडर के आकार का होता था। तो प्रारंभिक पुरापाषाण काल में विकसित एक उन्नत उपकरण बनाने की तकनीक थी ये लोअर पैलेलिथिक की ही टेक्निक थी। मगर जो हमारी पहले की तकनीक थी, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ब्लॉक ऑन एनविल और स्टोन हैमर टेक्निक, ये उससे ज्यादा इवॉल्व टेक्निक थी, उससे ज्यादा उन्नत टेक्निक थी। इस टेक्निक में हम इस्तेमाल करते थे
पत्थर के अलावा हड्डी, सींग या कोई कठोर लकड़ी या नरम पत्थर से बने बेलनाकार हथौड़े का इस्तेमाल करते थे। सिलेंडर हथौड़ा टेक्निक जो थी वो सॉफ्ट हैमर या हॉलो हैमर जो तकनीक इसको कहा जाता है, और इस तकनीक से बने उपकरण में अक्सर उथले और लंबे परत के निशान होते हैं। मतलब अभी तक जो हम देख रहे थे, जब हम कोर पे देखते थे तो जो नेगेटिव वाल्व ऑफ परकशन होता था वो गहरा होता था, मगर जब हम सिलेंडर हैमर टेक्निक का इस्तेमाल हमने देखा कि जो उसमें जो फ्लेक्स बनते थे या जो परतें बनती थी वो इतनी गहरी नहीं होती थी, उसमें उथले और लंबे निशान होते थे। सिलेंडर हथौड़ा टेक्निक अशूलियन और बाद की संस्कृतियों की विशेषता है। सामान्य कोर से बड़े फ्लेक्स हटाने के लिए नरम हथौड़े की तुलना में कम प्रभावी होते हैं। जो नरम हथौड़े होते हैं वो कठोर हथौड़े की तुलना में कम प्रभावी होते हैं। अशूलियन सभ्यता, जैसा कि आप जानते होंगे, जब हम यूरोपियन आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो जब लोअर पैलेलिथिक वहां पे हम बात करते हैं तो हम अशूलियन की बात करते हैं। तो वहां पे हमें सिलेंडर हैमर टेक्निक के हमें साक्ष्य वहां पे मिले हैं, जो वहां के औजार थे उनपे। इस तकनीक में कोर पर लंबे और छोटे और लंबे फ्लेक्स दिखाई देते हैं, और ये टेक्निक का पता चला था एलबीएस लीके को, जो कि उस टाइम पे ओल्डुवाई गॉर्ज में काम कर रहे थे, और एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे वो। और उन्होंने देखा कि वहां पे जो औजार मिल रहे थे उसमें इस तरह के छोटे फ्लेक्स थे, जो कि केवल एक लकड़ी या हड्डी के हथौड़े का उपयोग करके ही जिन्हें प्राप्त किया जा सकता था। इस तकनीक से बनाए गए उपकरणों को सबसे पहले फ्रांस में सोम नदी की घाटी सेंट अशूल में देखा गया था। इस तकनीक से जो औजार बनाए गए उनको अशूलियन हैंडैक्स के नाम से जाना गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं मध्य पुरापाषाण तकनीक की। अभी तक हमने जिन तकनीकों की बात की वो सारी तकनीक पुरापाषाण तकनीक थी, जिसमें कि हम बात कर रहे थे ब्लॉक ऑन ब्लॉक की, ब्लॉक ऑन एनविल की, स्टोन हैमर टेक्निक की और सिलेंडर हैमर टेक्निक की। मगर अब जब हम बात करेंगे मध्य पुरापाषाण की, क्योंकि मानव विकास के उपक्रम में था तो धीरे धीरे उसने अपनी तकनीक को भी इवॉल्व किया था, और पहले से जो उसने औजार जो पहले बन रहे थे जिसमें बड़े फ्लेक्स निकलते थे और वो औजार इतने सुंदर नहीं थे और इतने एफिशिएंट नहीं थे, मगर मध्य पुरापाषाण में इस क्रम में हमने कुछ और नई चीजें देखी जिससे कि उसके औजार पहले से बेहतर थे। तो जो पहला इसमें तकनीक थी वो क्लैक्टोनियन टेक्निक थी। क्लैक्टोनियन मध्य पुरापाषाण में मनुष्यों द्वारा फ्लेक उपकरण बनाने के लिए, फ्लेक प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि थी। इस तकनीक का नाम इंग्लैंड के क्लैक्टन ऑन सी में टाइप 3 साइट के नाम पर रखा गया था। क्लैक्टोनियन उद्योग यूरोप में फ्रांस फ्लेक परंपरा का एक उदाहरण है। प्रारंभिक फ्लेक उद्योगों में संभवतः मॉस्टीरियन उद्योग में मध्य पुरापाषाण फ्लेक उपकरण के विकास में योगदान दिया, जो एक गांठ से बड़े टुकड़े हटाकर पत्थर के उपकरण बनाने का एक तरीका था। इस तकनीक में एक नोड्यूल से शुरू करके एक काफी बड़ा फ्लेक हटाया जाता था। इन टुकड़ों को सीधे हथौड़े या एनविल टेक्निक से हटाया जाता था, जो एनविल टेक्निक हमने अभी निम्न पुरापाषाण में पढ़ी थी उसके थ्रू। इन टुकड़ों में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती थी। फ्लेक्स बड़े और भारी होते थे और उसमें रिपल के निशान होते थे। रिपल मतलब लहर की तरीके के निशान उसमें होते थे, और उसमें उस फ्लेक पे एक प्रोमिनेंट बल्ब ऑफ परकशन दिखाई देता था कभी कभी। जो स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म था वो फ्लेक के एक्सिस के साथ 100 या 120 डिग्री का कोण बनाता था, जबकि इससे पहले हमने जब देखा था सिलेंडर हैमर टेक्निक में तो वहां पे जो कोण बनता था वो 90 डिग्री का बनता था, और उससे पहले जो हमने कोण देखे थे वो 90 डिग्री से कम के होते थे। मगर जब हम क्लैक्टोनियन की बात करेंगे, क्लैक्टोनियन टेक्निक की, तो यहाँ पे जो फ्लेक्स थे वो उसका स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म के साथ जो एक्सिस था वो 100 या 120 डिग्री का कोण बनाता था, और स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म कभी कभी अनफ्लेक्ड रहता था और मूल सतह को बरकरार रखता था। इस तकनीक का उपयोग बड़े एक पक्षीय स्क्रैपर, यू और वी आकार के क्लीवर बनाने के लिए किया जाता था। जैसे कि पुरापाषाण काल के जो औजार थे, जिनको कि हम कहेंगे जो उनके इम्पोर्टेंट टूल्स थे, औजार थे, वो हैंडैक्स थे। मगर जब हम मध्य पुरापाषाण काल की बात करेंगे तो वहां पे जो उनके इम्पोर्टेंट, जो उनके महत्वपूर्ण औजार थे वो स्क्रैपर थे और क्लीवर थे। जो अगली तकनीक है क्लैक्टोनियन तकनीक के बाद वो है लेवलॉयसियन तकनीक। इस तकनीक को पूर्व तकनीकों की तुलना में एक अधिक उन्नत और कुशल तकनीक कहा जाता है। इस तकनीक का नाम फ्रांस के लेवलॉयस पैरेट साइट के नाम पर रखा गया था। यहाँ अन्य तकनीकों की तुलना में उपकरण पहले से तैयार किया जाता था। कोर के दोनों ओर को
कोर के दोनों ओर को हम छांटते हुए शुरुआत करते थे। तकनीक में फ्लेकों को इस तरह हटाया जाता था कि कोर गोल आकार में नजर आए। अंत में तैयार किए गए स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म से एक ब्लो दिया जाता था, एक चोट दी जाती थी ताकि फ्लेक हटाया जा सके। इसलिए इस तकनीक में तैयारी के 3 चरण होते थे। पत्थर के एक कच्चे खंड को किनारों को काटकर तब तक तैयार करना जब तक कि कछुए जैसा, टॉर्टोइस जैसा एक खोल का आकार ना बन जाए, नीचे से सपाट और ऊपर से हम्प्ड, कुबड़दार। इस तरह का हम कोर तैयार कर लेते थे और फिर उसके बाद एक विशिष्ट आकार का हाई मास क्षेत्र जो हम्प होता था, वहां पे हम सावधानी पूर्वक फ्लेकिंग करते थे। ऑब्जेक्टिव फ्लेक के रूप में सावधानी पूर्वक आकार के हाई मास जो उसमें जो हम टॉर्टोइस कोर में हम बनाते थे उसको हम हटाते थे, जिसका उपयोग उपकरण के रूप में किया जाता था। इसमें जो इसके मुख्य फीचर्स हैं इस औजार में, इस टाइप ऑफ टूल्स में, पहली बात तो जो फ्लेक होते थे वो फ्लेक पतले और छोटे होते थे। निचली सतह आमतौर पर एक फ्लेक स्कार दिखाती थी। दूसरी बात, पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन छोटा और फ्लैट होता था, जबकि हम इससे पहले निम्न पुरा पाषाण काल में हम देखते थे तो वहां पे जो पॉजिटिव बल्ब ऑफ परकशन होता था वो भी बड़ा होता था और जो फ्लेक्स होते थे वो भी काफी बड़े होते थे। मगर यहाँ पे जब हम लेवलॉइसियन टेक्निक में का इस्तेमाल करते थे तो यहाँ पे जब हमने एक कोर को तैयार किया, कोर को हमने कछुए के रूप में तैयार किया, उसके बाद जो उसका हम्प होता था उसको हम सावधानी पूर्वक उस पर फ्लेकिंग करते थे और फिर हम उसका उपकरण बनाते थे। तो इससे जो फ्लेक्स निकलते थे वो आमतौर पर छोटे होते थे और उसका पॉजिटिव जो बल्ब ऑफ परकशन होता था वो भी छोटा होता था। और जो स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म होता था वो फ्लेक्स कार की धुरी के अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता था। इस प्रकार फ्लेक टूल को टॉर्टोइस कोर या भी कहा जाता था और तैयार कोर को टॉर्टोइस कोर और तैयार जो हमारा कोर तैयार होता था उसको हम टॉर्टोइस कोर तकनीक कहते थे। अब हम बात करेंगे उच्च पुरा पाषाण काल तकनीक की। इसमें जो तकनीक इस्तेमाल होती थी मुख्य रूप से ये ब्लेड आधारित तकनीक थी। और अगर हम यूरोपियन आर्कियोलॉजी की बात करें तो वहां पे उच्च पुरापाषाण काल को, अपर पैलेलिथिक को ब्लेड एंड ब्यूरन कल्चर भी कहते थे, क्योंकि इस तकनीक में जो सबसे ज्यादा उपकरण या औजार बनाए गए थे पत्थर के वो ब्लेड के, मूलतः ब्लेड के रूप में थे, इसलिए उन्हें हम ब्लेड एंड ब्यूरन कल्चर भी कहते थे। ब्यूरन उस औजार को कहते हैं जिसे हम छीलने का इस्तेमाल करते हैं। तो उच्च पुरापाषाण काल के पत्थर के उपकरण मुख्य रूप से ब्लेड आधारित तकनीक थे। ब्लेड पत्थर के टुकड़े होते थे जो चौड़े होने की तुलना में लंबे ज्यादा होते थे और आमतौर पर उनकी भुजाएं समांतर या पैरेलल होती थी, जो उनके दोनों साइड्स होते थे वो पैरेलल होते थे। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण प्रमुख रूप से फ्लेक ब्लेड्स, स्क्रैपर्स और ब्यूरन्स थे। इसीलिए इसको ब्लेड एंड ब्यूरन कल्चर कहते हैं, क्योंकि ब्लेड्स और ब्यूरन्स जो मुख्यतः ये उच्च पुरापाषाण काल में पाए गए थे और यूरोपियन आर्कियोलॉजी में खास तौर पर पाए गए थे। इस युग के शुरुआती दौर में इस्तेमाल किए गए उपकरण जो थे वो कच्चे थे और अपरिष्कृत थे। इस चरण के दौरान मनुष्यों ने अधिक परिष्कृत उपकरण बनाना शुरू किया, जैसे कि हड्डी, सींग वाले उपकरण। पहले यहाँ एक अधिक या कम गोलाकार या लंबवत कोर चुना जाता था। इस लंबवत कोर के एक सिरे को स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया जाता था। फिर कोर को मजबूती से पकड़ा जाता था या जमीन पर और एक पत्थर के हथौड़े का उपयोग करके लंबे सिरों में फ्लेक हटाए जाते थे। पहले जो फ्लेक्स होते थे वो बड़े होते थे और उनका आकार भी निर्धारित नहीं किया जा सकता था। मगर जब हम उच्च पुरापाषाण काल की बात करते हैं और हम ब्लेड तकनीक के इस्तेमाल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फ्लेक्स निकाले गए थे वो उनका जो आकार था उसको निर्धारित किया जा सकता था कुछ हद तक। ये बार-बार किया जाता था और अंत में स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म पर एक लंबा लंबवत फ्लेक निकालने के लिए एक चोट की जाती थी जो कि आधुनिक ब्लेड की तरह दिखता था। स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म पे जब हम एक लंबा फ्लेक निकालते थे तो वो ब्लेड की तरह दिखता था। ये स्टोन ब्लेड बहुत तेज होते थे और उन्हें फाइन स्लाइसिंग के लिए उपयोग किया जाता था, काटने के लिए या और जो जानवरों के शिकार में इस्तेमाल होता था। एक ब्लेड फ्लेक की मुख्य विशेषताएं, कुछ मुख्य विशेषताएं होती थी, जैसे कि वो फ्लेक पतले, लंबवत और लगभग समांतर पक्षीय यानी कि पैरेलल साइडेड होते थे। फ्लेक स्कार भी लंबवत और समांतर पक्षीय होते थे। जो फ्लेक के स्कार पड़ते थे कोर के ऊपर वो भी पैरेलल साइडेड होते थे। और जो स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म होता था वो फ्लेक स्कार के धुरे के 90 डिग्री के कोण पर बनता था। कभी कभी डायरेक्ट कशन के उपयोग में किए जाने वाले पत्थर हथौड़े के बजाय एक पंच का भी इस्तेमाल करते थे। तो जो उच्च पुरापाषाण काल में जो ब्लेड बनाने के लिए तकनीक इस्तेमाल होती थी तो
पहले क्योंकि हम निम्न पुरापाषाण में और मध्य पुरापाषाण में हम डायरेक्ट परकशन का इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो हमारा हथौड़ा होता था उससे हम सीधे चोट करते थे। मगर क्योंकि अब हमें जो उच्च पुरापाषाण काल में मानव ने जो फ्लेक्स निकाले थे वो उसका आकार भी निर्धारित कर रहा था, तो उसने यहाँ पे ब्लेड आधारित तकनीक के साथ साथ पंच का भी इस्तेमाल किया। पंच से हम क्या समझते हैं? पंचिंग टेक्निक जो होती है वो इस अवधि के पत्थर के उपकरण आमतौर पर मोटी ब्लेड पर तैयार किए जाते थे। ये ब्लेड पंचिंग तकनीक द्वारा अलग किए जाते थे। पंच ब्लेड टेक्निक उच्च पुरापाषाण काल में उपयोग की जाने वाली ब्लेड टेक्निक का ही एक रूप थी। इस तकनीक में एक मध्यस्थ उपकरण या पंच को एक छोर को कोर के प्लेटफॉर्म पे रखा जाता था, जबकि दूसरे छोर पर परकशन द्वारा मारा जाता था। पंच जो पत्थर होता था या हड्डी या लकड़ी, हम पंच किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते थे, वो असल में एक मध्यस्थ की तरह काम करता था, जिससे कि जो हम जिस ताकत से हम चोट कर रहे हैं उसको हम निर्धारित कर सकें। तो इसलिए वो पंच पत्थर, हड्डी या लकड़ी का बना हो सकता था, या एक एंटलर जैसे पंच को एक उपयुक्त कोर के खिलाफ रखा जाता था और हथौड़ा पंच के पीछे की ओर मारा जाता था। इस तकनीक का फायदा पंच को हाथ में रखकर कोर में प्रवेश किए जाने वाले इच्छित दिशा और फोर्स दोनों को नियंत्रित करने में होता था। इसीलिए जो फ्लेक्स होते थे उनका आकार निर्धारित किया जा सकता था, क्योंकि जो हम फोर्स हम लगा रहे थे उस कोर के ऊपर ब्लेड्स बनाने के लिए, फ्लेक्स निकालने के लिए, हम उसका डायरेक्शन और उसका फोर्स दोनों को ही हम नियंत्रित कर रहे थे। इस तकनीक द्वारा निकाले गए ब्लेड उस अवधि में फ्लूटिंग तकनीक द्वारा निकाले गए ब्लेड से अलग होते थे। उच्च पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार को तैयार करने के लिए बैकिंग और ब्लंटिंग तकनीकों का उपयोग भी किया जाता था। अब बैकिंग और ब्लंटिंग क्या होता है? बैकिंग और ब्लंटिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम फ्लेक्स निकालते थे तो वो जो मानव ने फ्लेक्स निकाले तो वो दोनों तरफ से उनमें धार होती थी, तो उसको कुंद करने के लिए जो तकनीक का इस्तेमाल होता था उसे बैकिंग और ब्लंटिंग कहते थे। तो बैकिंग का इस्तेमाल करते थे, ये क्या करता था, हमने जो फ्लेक्स निकाले थे जिनका ब्लेड बनाया था वो पकड़ने के लिए हेल्पफुल होता था, और ब्लेडों को एक सीमा के साथ एक तरफ से पीछे से कुंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ब्लंटिंग जो होता था वो पहले से मौजूद दो सीमाओं में से किसी विशिष्ट क्षेत्र को कुंद करने के लिए ब्लेडों पर इस्तेमाल किया जाता था। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने पाषाण काल में निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल में इस्तेमाल की गई तकनीकों के बारे में हमने अभी तक हमने जाना, जिसमें कि हम निम्न पाषाण काल की अगर हम बात करें तो हमने उसमें पढ़ा ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक थी या ब्लॉक ऑन एनुअल टेक्निक थी, स्टोन हैमर टेक्निक थी और सिलेंडर हैमर टेक्निक थी। उसके बाद जो हमने मध्य पाषाण काल में हमने बात करी, उसमें हमने बात करी फ्लेकिंग की। उसमें हम फ्लेक्स जो निकालते थे वो परकशन टेक्निक से और प्रेशर टेक्निक से निकालते थे, जिसमें कि प्राइमरी फ्लेकिंग और सेकेंडरी फ्लेकिंग होती थी और प्राइमरी फ्लेकिंग और सेकेंडरी फ्लेकिंग होती थी। और वहां पे हम अगर बात करते हैं, उसके बाद जब हम उच्च पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो वहां पे हमने इस्तेमाल किया जो हमने औजार बनाए उसमें हमने पंचिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, माफ कीजिएगा, जो उच्च पुरापाषाण काल में जो ब्लेड आधारित जो टेक्निक थी उसमें हमने इस्तेमाल किया पंचिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, और उसमें हमने बैकिंग और ब्लंटिंग का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य पाषाण टेक्निक की, यानी कि मेसोलिथिक। तो अभी तक जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वो हम जो भी औजार बना रहे थे उनको हम सीधे हाथ से इस्तेमाल कर रहे थे, मगर जो सबसे खास तौर पे अगर हम दोनों में अंतर करें तो जो पैलेयोलिथिक और मेसोलिथिक यानी कि पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की बात हम करें तो उसमें जो खास अंतर था वो ये था कि अब जो औजार बन रहे थे वो कॉम्पोजिट टूल्स कहलाते थे, यानी कि वो सीधे हाथ से इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि उन्हें किसी हड्डी पे या किसी लकड़ी के ऊपर उन्हें वो किया जाता था, ग्राफ्ट किया जाता था, और उसके बाद वो इस्तेमाल हो सकते थे, क्योंकि वो छोटे फ्लेक्स के बने हुए औजार थे। तो मेसोलिथिक युग में पत्थर के छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। इन औजारों को माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। ये औजार 1 से 8 सेंटीमीटर लंबे होते थे। इनका इस्तेमाल सौंदर्यीकरण के लिए भी किया जाता था, जैसे कि गोदना, जैसे जो या कभी-कभी छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कभी-कभी इन्हें लकड़ी के शाफ्ट पर ग्राफ्ट किया जाता था और इन्हें मिश्रित या कॉम्पोजिट टूल्स, मिश्रित औजार कहते थे। इसको हम कैसे बनाते थे? प्रेशर फ्लेकिंग एक पत्थर उपकरण उत्पादन तकनीक है जिसका उपयोग प्रागैतिहासिक उपकरण निर्माताओं द्वारा किया जाता था। इसमें दोनों तरफ से छोटे टुकड़ों को अलग करने के लिए एक परत या ब्लेड के किनारे के पास एक नुकीली छड़ी या हड्डी से दबाव डालना शामिल है। फिर इन टुकड़ों के औजारों का आकार दिया जाता था। और ये सब कैसे किया जाता था? इसमें एक सिरे
को दबाकर बनाए गए आयताकार समांतर निशान इसमें दिखते थे। सबसे प्रारंभिक मुख्य पत्थर को किसी सतह पर या जमीन पर रखा जाता था और हथौड़े के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर को मुख्य पत्थर पर टिकी हुई हड्डी पर रख के और उसके बाद उस पर दबाव डाला जाता था जिससे कि फ्लेक्स निकलते थे। तो जब ये एक एक फ्लेक होता था तो हम ये प्रेशर फ्लेकिंग से हम निकालते थे, मगर जब हम कई सारे लगातार फ्लेक्स निकालते थे तो उसको हम फ्लूटिंग टेक्निक कहते थे। इस ब्लेड उपकरण को बनाने के लिए इसे ब्लेड उपकरण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तकनीक में उपयुक्त तैयार किए गए गोलाकार फ्लेक्स से शुरू करके एक सीरीज ऑफ यूनिफॉर्मली थिन पैरेलल साइडेड ब्लेड्स को आकार दिया जाता था या निकाला जाता था। और जो महत्वपूर्ण औजार थे मेसोलिथिक के, वो बैक ब्लेड्स थे, कोर्स थे, ट्रायंगल्स थे, ल्यूनेट्स, ट्रिपेज, ये मध्य पाषाण या मेसोलिथिक काल के महत्वपूर्ण औजार थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे नव पाषाण की, जिसमें कि नियोलिथिक पीरियड, जो कि अगर हम बात करें तो विश्व में कहा जाता है कि ये लगभग 9500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था और भारत में 7000 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण युग माना जाता है। और इसकी जो विशेषता थी वो मुख्य रूप से स्थायी कृषि विकास और पॉलिश किए गए पत्थरों से बने औजारों का उपयोग था। तो इस नव पाषाण काल में जो तकनीक इस्तेमाल होती थी उसमें जो फ्लेकिंग की जाती थी उसमें वांछित आकार के फ्लेक्स को प्राप्त किया जाता था और उसके बाद उसमें पैकिंग की जाती थी जिससे कि जो अस्पष्ट किनारे थे उनको छांट दिया जाता था या धुंधला कर दिया जाता था। उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग की जाती थी, यानी उन्हें घिसा जाता था जिससे कि जो औजार था वो चिकना और हो सके, और उसके बाद उसकी पॉलिशिंग की जाती थी जिससे कि उस पर चमक आ सके। इसके बाद हम बात करेंगे सेरेमिक टेक्नोलॉजी की। अभी तक हमने निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण और नव पाषाण काल की बात करी। तो हमने वहां पे देखा कि किस तरीके से औजारों को विकास के उपक्रम में कैसे कैसे रखा गया और उसमें किस किस तरीके की तकनीक इस्तेमाल हुई। इसके बाद जब हम बात करेंगे सिरेमिक टेक्नोलॉजी की, तो अधिकांश जगहों पे ये नव पाषाण के बाद और कांस्य युग के आसपास इसका इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि जैसे कि आप समझ रहे होंगे सिरेमिक टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि मिट्टी से बर्तन बनाना या और उपयोग की जाने वाली वस्तुएं बनाना। तो जो सिरेमिक टेक्नोलॉजी थी वो प्रागैतिहासिक काल में शुरू हुई थी। हालांकि मेसोलिथिक में से भी इसकी रिपोर्ट्स हैं और पोस्ट पैलेलिथिक काल में ये अधिक उसमें पाई गई थी, जिसे हम कहते हैं कि चालकोलिथिक, जो कांस्य युग जिसे हम कहते हैं, चालकोलिथिक से शुरू होकर प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि में सबसे आम और प्रधान रूप से सिरेमिक टेक्नोलॉजी पाई गई। इसमें मिट्टी इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली तकनीक थी, जिससे कि मिट्टी से हम कैसे बनाते थे पॉटरी को, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, मिट्टी बनाने की जो तकनीक थी वो हम पहले क्ले की तैयारी करते थे, यानी कि जो हमें जिस भी तरीके की पॉटरी बनानी है उसके लिए जो हमें क्ले या मिट्टी इस्तेमाल करनी थी हम उसको तैयार करते थे। तो आमतौर पर नदी के तटों पर या झीलों से मिट्टी को इकट्ठा किया जाता था, और क्योंकि उस समय जिस तरह का क्लाइमेट था उस तरह, और मानव जिस तरीके के क्लाइमेट में रह रहा था, एवोल्यूशन के उसमें अगर हम बात करें तो वो नदियों के किनारे रहता था, तो वहां से मिट्टी इकट्ठा करके आमतौर पर ये मिट्टियां जो होती थी ये खनिज सामग्री में समृद्ध होती थी और ढालने के योग्य और पर्याप्त प्लास्टिसिटी होती थी इसमें। तो उपयोग की जाने वाली मिट्टी को पहले ही स्ट्रॉ और जो भी इसमें इम्प्योरिटीज या दूषिताएं थी उनको हटा दिया जाता था, फिर इसे पानी के साथ मिश्रित किया जाता था, जो एक प्लास्टिक संगतता से नीचे गिराया जाता था। हालांकि कभी-कभी इस मिट्टी में आटे के चावल या छिलके या रेत आदि जैसी टैम्परिंग सामग्री के साथ मिश्रित किया जाता था। वो इसलिए किया जाता था ताकि इसमें जो चिपचिपाहट है वो थोड़ी कम हो सके। इस तरह तैयार की गई मिट्टी अच्छी तरह गूंथी जाती थी, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से गूंथी जाती थी, जब तक कि इसको आकार न दिया जा सके, जब तक ये उसमें आ जाए कि इसको आकार दिया जा सके। जो इसमें अगला चरण था वो शेपिंग था, यानी मिट्टी को आकार देना। तो ये दो तरीके से हो सकता था, एक तो हाथ से किया जाता था और बाद में इसे पॉटर्स व्हील से किया जाने लगा। तो हाथ से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन में जो तकनीक थी उसमें हाथों का ही इस्तेमाल किया जाता था और इसे कॉइल बिल्डिंग विधि या मोल्ड विधि से कहा जाता था।
तो जो कॉइल बिल्डिंग बिल्डिंग विधि थी उसमें क्या किया जाता था, जो तैयार की गई मिट्टी थी पहले से एक लंबे कॉइल में व्यवस्थित किया जाता था, फिर कॉइल को एक बुनियादी आकार देने के लिए जोड़ा जाता था। ये बुनियादी आकार फिर एक बीटर जो कि लकड़ी का हो सकता था उससे पीटा जाता था बाहर से, और अंदर से उसको सहारा दिया जाता था उसकी दीवारों पे, ताकि उसमें उसका आकार विकसित हो सके। जो अगली विधि थी मोल्ड विधि, जैसा कि नाम बता रहा है कि उसमें एक मोल्ड का इस्तेमाल, कोई पुरानी टोकरी या पुराना बर्तन, उसको मोल्ड की तरीके से इस्तेमाल किया जाता था जो बर्तन को बुनियादी आकार देता था। फिर बीटर या पॉलिशर की मदद से दीवारों को पतला और नियमित बनाया जाता था। जो इसमें अगली विधि है पॉटर व्हील के थ्रू या चक्का चलाकर मिट्टी के बर्तन बनाना। इस विधि में तैयार की गई मिट्टी को एक चक्के के केंद्रीय हिस्से में रखा जाता था जो एक फलक्रम पर फिक्स होता था। मिट्टी का एक हिस्सा लिया जाता था और चक्का नियमित रूप से घुमाया जाता था, जैसे कि आप देखते हैं जो कुम्हार काम करता है उसी तरीके से। जैसे जैसे चक्का घूमता था मिट्टी को हाथों से आकार दिया जाता था। कुछ जगहों पर एक फलक्रम पर घूमने वाले चक्के की बजाय टर्न टेबल भी देखा गया है। अगर आप इंडियन आर्कियोलॉजी की बात करें तो जब हम बात करते हैं चालकोलिथिक की, तो वहां पे टर्न टेबल के ऊपर भी पॉटरी बनाई गई है। तो इसी तरीके से जो चक्का चलाकर या फिर टर्न टेबल का भी इस्तेमाल देखा गया है जो मैनुअल रूप से घुमाया जाता था। ये देखा गया है कि चक्का चलाकर बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन पतला हो सकता था और इसे विभिन्न आकार के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कुम्हार की कुशलता पर निर्भर करता था। बर्तन जो थे या चक्के से बनाए जाते थे उन्हें फिर बर्निश और स्लिप किया जाता था। बर्निशिंग का तात्पर्य है बर्तन की सतह पर चमकदार विशेषता जो कि पॉलिशर के साथ पॉलिश करके या कई बार गीले हाथों से सतह को छूकर उस पर चमक बनाई जाती थी। और स्लिपिंग क्या होता है, स्लिपिंग ये दूसरी प्रक्रिया है जिसमें बर्तन को मिट्टी और एक रंग का घोल बनाया जाता था, उसमें डुबोया जाता था। इस प्रक्रिया से बर्तन को न केवल रंग मिलता था बल्कि सतह पर सभी छिद्रों को भी बंद कर दिया जाता था। जो अगली तकनीक है वो है फायरिंग तकनीक। फायरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था बर्तनों को ठोस आकार देने के लिए और चमकाने के लिए। तो चमकाने के लिए जो अंतिम टेक्सचर और उसे कैसे चमकाया जाए इसके लिए फायरिंग तकनीक का इस्तेमाल करते थे। खुले आग के साथ चमकाने में पर्याप्त हवा प्रवाह के साथ एक चिकनी और वर्गीकृत बनावट हासिल की जा सकती थी। अंडरग्राउंड हर्थ यानी कि चूल्हा या भट्टी होती थी जो अंडरग्राउंड होती थी, उसमें हवा की नलिकाएं खोदकर भी एक समान हवा आपूर्ति की जा सकती थी। इस समान हवा के साथ जो पॉटरी बनाई जाती थी उसे हम यूनिफॉर्म फायरिंग से अच्छी तरह चमका सकते थे और इसे हम वेल फायर्ड पॉटरी कहते थे। आमतौर पर इसमें जब बर्तन वेल फायर्ड पॉटरी से बनते थे तो उनका जो रंग होता था वो बदलकर लाल हो जाता था। मगर कभी-कभी ऐसा भी होता था कि अगर अपर्याप्त हवा की आपूर्ति है या फिर असमान बर्तन जो है वो असमान तरीके से अगर उसे पकाया गया तो उसका जो रंग होता था वो लाल ना होके धब्बेदार हो जाता था, यानी कि पैची हो जाता था। और आमतौर पर जो इससे जो बर्तन बनता था ये धूसर होता था, तो इसे हम इल फायर्ड पॉटरी कहते थे। और जो इस तकनीक जो अंतिम चरण है या जो लास्ट स्टेप है वो है डेकोरेशन। तो डेकोरेशन में जो बर्तन या पॉट्स जो बनाते थे उनको फायरिंग से पहले या फायरिंग के बाद डिजाइन या पेंटिंग किया जाता था। ये पेंटिंग विभिन्न रंगों और डिजाइन जैसे ज्यामिति, गैर ज्यामिति और प्राकृतिक हो सकते थे। दूसरी तरफ डिजाइन उत्कीर्ण किया जाता था जो एप्लीक के रूप में ये अंगूठे के निशान से, अगर आप इंडियन आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कई बार आप देखेंगे रस्सी के निशान भी उस पर दिखते थे कई बार। तो इस तरीके से उन जो बर्तन या पॉटरी बनाई जाती थी उनकी डेकोरेशन की जाती थी फायरिंग से पहले या फायरिंग के बाद। अभी तक हमने जो तकनीक के बारे में पढ़ा जिसमें कि हमने विकास के क्रम में अलग-अलग तकनीक मानव ने इस्तेमाल करी पाषाण काल के बाद, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और उसके बाद चालकोलिथिक या कांस्य युग में। अब हम बात करेंगे कि जो औजार थे उनकी अलग-अलग टाइपोलॉजी क्या थी, यानी कि जो पूरा पाषाण काल में किस तरीके के औजार इस्तेमाल होते थे, उसके बाद मध्य पाषाण काल में किस तरीके के औजार इस्तेमाल हुए, नव पाषाण काल में उसमें क्या अंतर आया। इस तरीके की जो वंशानुक्रम जो इवोल्यूशन का जो वो है स्टेप्स, जो इवोल्यूशन का क्रम है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसके बारे में हमें ये सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ये जो टाइपोलॉजी है इसके बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, ये क्या वजह है जो टूल्स हैं उनके बारे में, टाइपोलॉजी है उनके बारे में पढ़ने की, या जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ने की। तो जो प्रीहिस्टोरिक टाइपोलॉजी है वो उपकरणों के प्रकारों के बारे में जानकारी देती है। ये टूल्स को विभिन्न
प्रागैतिहासिक समयांतरों में वर्गीकरण करने के लिए उपयोगी होती है। इसके अलावा ये टूल्स के उपयोग के बारे में बताती है। प्रकार विज्ञान का उद्देश्य विभिन्न प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बीच में संपर्क, प्रसार और प्रवास की पहचान करना, माने कि उस समय जो टूल्स थे वो खुद से बनाए गए या डिफ्यूजन हुआ या उसको इमिटेशन हुआ, इसके बारे में हम जान सकते हैं अलग अलग समयांतरों के औजारों के बारे में और तकनीक के बारे में पढ़ के। विभिन्न प्रकार के उपकरणों को उनके संरचनात्मक या आकृतिगत लक्षणों के आधार पर वर्गित करने से करा जाता है। विश्व के सभी स्थानों से मिलने वाले उपकरणों को इन परिभाषित प्रकारों के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रागैतिहासिक लोग अपनी योजना और आवश्यकताओं के अनुसार काम करते थे। ये जरूरी नहीं है कि जो भी उपकरण जहां भी मिल रहा हो वो किसी परिभाषित प्रकार में उसको हम फिट कर सके। प्रकारों के भीतर कई शैलीगत भिन्नताएं देखी जाती हैं, जिन्हें विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर वर्णित किया जाता है। उदाहरण के लिए हस्तकुठार एक परिभाषित प्रकार का नाम है, लेकिन यदि कोई ऐसा हस्तकुठार पाया जाता है जिसमें कोई विशिष्टता होती है तो उसे त्रिकोणीय हस्तकुठार, नाशपाती के आकार का या ऐसे अन्य प्रकार के रूप में दर्ज किया जा सकता है। उपकरणों के प्रकारों की चर्चा करते समय एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे विभिन्न पाषाण उपकरण निर्माण प्रौद्योगिकियों जैसे प्रहार, दबाव, फ्लेकिंग और पीसने से संबंधित हैं। इसलिए इन पाषाण वस्तुओं की चर्चा अलग थलग नहीं किया जा सकता है और उन्हें उपकरण प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर अध्ययन करना चाहिए। मतलब कि अगर हम किसी टूल को पढ़ रहे हैं तो हमें उसे एक कॉम्पोजिट फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, हमें उसे क्यूमुलेटिव फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। हम उसे आइसोलेटेड या अलग अलग तरीके से हम उसे नहीं पढ़ सकते हैं, अलग थलग तरीके से कि हमने एक किसी औजार को किसी एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, दूसरे को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। अगर हमें उसे समझना है और विकास का क्रम समझना है तो हमें उसके समयांतरों को एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना और समझना होगा। टाइपोलॉजी पढ़ने के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने होंगे, जैसे कि कलाकृतियां। औजार टूल्स होते हैं, जबकि जो कलाकृतियां होती हैं वो मानव निर्मित या संशोधित वस्तुओं को संदर्भित करती हैं। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें मनुष्यों ने जानबूझकर बनाया, आकार दिया और इस प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां शामिल हैं और उसमें विभिन्न तरीके के कच्चे माल का भी इस्तेमाल हुआ, जैसे कि लकड़ी, हड्डी, सीप, पत्थर और उनसे बने उपकरण की धातु और मिट्टी भी। जैसे कि हम बात करें, जब हम पैलेलिथिक की बात करते हैं तो हम पत्थर की बात करते हैं, मगर जब हम अपर पैलेलिथिक या उच्च पुरापाषाण की बात करते हैं तो वहां पे क्योंकि हड्डी का भी इस्तेमाल होने लगा था तो वहां पे ऐसे भी कुछ उपकरण मिले जिन्हें कि हम स्पष्ट तौर पे कलाकृतियां तो नहीं कह सकते हैं, मगर वो हड्डी के बने हुए थे, आइवरी के बने हुए थे। तो इस तरीके की चीजें इस तरीके की चीजों को हम कलाकृतियां कहते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है असेंबलेज। असेंबलेज क्या होता है? ये एक विशिष्ट धातु रूपी विकास के लिए विभिन्न स्थानों से आयात किए गए वस्तुओं का एक सेट होता है। अलग अलग जगहों से जो हमें जो वस्तुएं मिली हैं उनको हम एक सेट में उनको अलग अलग हम असेंबल करते हैं। अलग अलग असेंबलेज से विभिन्न वस्तुओं के विशिष्ट समूहों को एक उद्योग के रूप में जाना जाता है, जिसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि हम अगर इंडियन आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो मद्रासियन इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पे हैंड एक्स पाए गए थे, जहाँ पे जो इंडियन पेनिनसुलर रीजन था वहाँ पे अलग अलग जगहों से हैंड एक्सेस पाए गए थे, तो हम उसको मद्रासियन इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो असेंबलेजेस, जो विशिष्ट तरीके के असेंबलेजेस हमें मिलते हैं किसी एक संस्कृति से, तो हम उस जगह को हम इंडस्ट्री या औद्योगिकी भी कहते हैं। जब ऐसी असेंबलेजेस कई साइट से दोहराई जाती हैं तो इन्हें उद्योग कहा जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मद्रासियन इंडस्ट्री के बारे में। वे कभी कभी एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी, शैली या रूप में वर्णित होते हैं और विभिन्न लेकिन संदर्भ संबंधित असेंबलेजेस से लिए जाते हैं। इसके बाद हम अगली बात करेंगे ट्रेडिशन की। तो ट्रेडिशन क्या होता है? ये एक ऐसे सेट को वर्णित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो प्रौद्योगिक रूप से, सौंदर्य रूप से, पर्याप्त रूप से समान होते हैं, ट्रेडिशन, ताकि उनके बीच में एक अंतर्निहित सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कनेक्शन हो सके। ये एक विशिष्ट संस्कृति के संकेतक के रूप में लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो पैलेलिथिक के स्टोन टूल्स थे। तो पाषाण युग मानव प्रागैतिहासिक काल में उस समय अस्तित्व में था जब प्लीस्टोसीन और प्रारंभिक होलोसीन भूवैज्ञानिक युग हुए थे। हम
अगर हम इपॉक्स और एरास की बात करते हैं तो होलोसीन स्टार्ट हो चुका था ऑलमोस्ट, होलोसीन के आसपास की बात है, या हम कह सकते हैं प्लीस्टोसीन या अर्ली होलोसीन। इस प्रकार यह एक सांस्कृतिक काल है जिसमें लाखों वर्षों का समय शामिल है और जिसने उपकरण प्रौद्योगिकी में परिवर्तन देखे। उस समय के बारे में बात करते हुए जब पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था, इस अवधि को 3 प्रमुख समूहों में बाँटा जा सकता है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। उपयोग किए गए उपकरणों की टाइपोलॉजी या इंडस्ट्री, आर्थिक गतिविधियों और अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर पुरापाषाण जो है उसे उसे हम निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उन टूल्स की जो लोअर पैलेलिथिक यानी कि निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। तो जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण औजार था या टूल्स थे वो थे पेबल टूल्स, यानी कि जो छोटे-छोटे पत्थर पे बने हुए जो टूल्स थे। ये शब्द वस्तुतः पेबल्स पर बने उपकरणों को संदर्भित करता है। सामान्य व्यवहार में यह विभिन्न प्रकार के चॉपर्स, स्क्रैपर्स और हैंड एक्स पर लागू होता है, जहां वर्किंग एज ब्लॉक और ब्लॉक तकनीक द्वारा बनाई जाती है, जो कि हमने पढ़ा था लोअर पैलेलिथिक की तकनीक में, ब्लॉक ऑन ब्लॉक या ब्लॉक ऑन एनुअल तकनीक। उससे ये पेबल टूल्स जो हैं ये उससे निर्मित किए जाते हैं और भारत में जो सोन वैली है वहां पे इस तरीके के टूल्स जो हैं पेबल टूल्स वो बहुत बहुतायत मात्रा में पाए गए हैं और पूर्वी अफ्रीका की निचली पुरापाषाण संस्कृति की विशेषता है। आमतौर पर 2 प्रकार के पेबल टूल्स देखे जाते हैं, चॉपर और चॉपिंग। अब चॉपर और चॉपिंग में क्या डिफरेंस है? चॉपर जो होते हैं वो यूनिफेशियल होते हैं, ज्यादातर वो बड़े होते हैं और यूनिफेशियल होते हैं, जबकि जो चॉपिंग टूल्स होते हैं वो चॉपर की तरह से ही होते हैं मगर ये बाईफेशियल होते हैं। इसमें 2 तरफा फ्लेकिंग होती है और चॉपर में एक तरफा फ्लेकिंग होती है और चॉपिंग टूल्स जो होते हैं इसमें 2 तरफा फ्लेकिंग होती है। और ये जो चॉपिंग शब्द है इसका इस्तेमाल एच.एल. मोवियस ने 1944 में किया था। उन्होंने भारत के पुरापाषाण कालीन उपकरणों का विश्लेषण किया था। इन उपकरणों का उपयोग काटने, खुरचने और साफ करने के उद्देश्य से किया जाता था। इसके बाद जो हम निम्न पुरापाषाण काल का जो महत्वपूर्ण औजार है वो है हैंड एक्स। ये हैंड एक्स बाईफेस भी हो सकते थे और यूनिफेस भी हो सकते थे। तो ये 2 चेहरे वाले कोर उपकरण हैं जिन्हें मोटा और भारी बट वाला सिरा और पतला नुकीला कार्यशील सिरा होता है, यानी कि बट जिससे हम पकड़ते थे और जो उसका वर्किंग एंड होता था वो पतला और नुकीला होता था। इन्हें बाईफेस और कूप डी पोंग भी कहा जाता था। बाउचर डी पर्थिस एक फ्रांसीसी प्रागैतिहासिक थे। इन्होंने सबसे पहले हस्त कुल्हाड़ियों की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें यूरोप, अफ्रीका, एशिया और विशेष रूप से भारत में खोजा गया था। इसके उपयोग के संदर्भ में नुकीले सिरे का उपयोग संभवतः खुदाई के लिए किया जाता था, जबकि किनारे का उपयोग काटने, स्प्लिटिंग के लिए या कटिंग के लिए, स्प्लिटिंग के लिए, काटने, विभाजित करने के लिए किया जाता था। इसके विविध कार्यों के कारण इन्हें बहुउद्देशीय उपकरण भी कहा जाता था। अगर हम लोअर पैलेलिथिक की बात करें तो हैंड एक्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला औजार था और बहुउद्देशीय उपकरण भी था और निर्माण की विधियों के आधार पर फ्रांस में मिले साक्ष्यों के आधार पर ये हस्त कुल्हाड़ियां जो थी इनकी 3 परंपराएं थी। जैसे कि यूरोपियन आर्कियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, चिलियन, एविलियन हैंड एक्स थे। ये प्राकृतिक और कच्चे उपकरण थे और ऊपरी और निचली सतहों पर परतदार होते थे। इन जो हैंड एक्स की रूपरेखा अनियमित थी और इनका सिरा जो था वो टेढ़ा मेढ़ा था। ये नाम फ्रांस के सोन और मार्ने नदियों के जंक्शन पर स्थित चेल्स नाम साइट से जो चिलियन हैंड एक्स है उसका नाम यहाँ से दिया गया था और एविलियन जो है वो भी फ्रांस में एक सोम नदी पर साइट है उसके नाम पर दिया गया था। निर्माण की तकनीक संभवतः ब्लॉक ऑन ब्लॉक या स्टोन हैमर तकनीक थी। जो नेक्स्ट हैंड एक्स है इसके बाद चिलियोविलियन हैंड एक्स के बाद अशूलियन हैंड एक्स, ये भी यूरोपियन आर्कियोलॉजी में अगर हम करें तो लोअर पैलेलिथिक के टाइम की, निम्न पुरापाषाण के टाइम की के समयांतर की है। अशूलियन हैंड एक्स जो है वो फ्रांस के सोम नदी पर जो सेंट अशूल में बाउचर डी पर्थिस ने 1836 में सिमेट्रिकल हैंड एक्स की खोज की थी। ये रूपरेखा में नियमित थे, जबकि हम जो चिलियन एबिलियन हैंड एक्स की बात करते हैं वो नियमित नहीं थे, टेढ़े मेढ़े थे, मगर ये जो थे सिमेट्रिकल हैंड एक्स थे। इनकी रूपरेखा नियमित, देखने में सुंदर और इन्हें दोनों सतहों पर पतली परतें हटाकर इन पर काम किया गया था। क्रॉस सेक्शन और ये जो थे ये बाय कॉन्वेक्स थे।
इनका निर्माण हल्के बेलनाकार लकड़ी, हड्डी या पत्थर से बना हथौड़ा द्वारा किया जाता था। इनके कुछ प्रकार भी हैं एशुलियन हैंड एक्स के, जैसे कि पेरीफॉर्म, जिसे हम नाशपाती कहते हैं, कॉर्डिफॉर्म। तो जो पेरीफॉर्म या नाशपाती के समान जो होता था, जैसे कि नाम से पता चलता है, विशिष्ट प्रकार की कुल्हाड़ी थी और नाशपाती के आकार जैसी दिखती थी। ना कि किसी भी प्रकार की कुल्हाड़ी जिसका आकार आम आकार नाशपाती जैसा हो सकता था उसे। ये एक छोटी भारी कुल्हाड़ी है जिसके कार्य से पर एक गोलाकार बिंदु होता था। जो जो अगला इसका प्रकार है वो है अंडाकार, ओवेट जिसे हम कहते हैं। पेरीफॉर्म के बाद ओवेट। ये हैंड एक्स की एक उन्नत किस्म थी, बेटर इवॉल्व्ड वर्जन था ये उसका, जिसका आकार अंडाकार होता था। हालांकि इस उपकरण का जो प्रोफाइल था वो बाय कॉन्वेक्स था, लेकिन पतला और उन्नत किस्म का था। ये सिमेट्रिकल होते थे वर्किंग एंड, और जो इनके वर्किंग एंड होते थे और जो बट एंड होते थे, ये एक रिज के रूप में रहते थे। जो इसका जो तीसरा प्रकार है इसका है वो है कॉर्डिफॉर्म। इस हैंड एक्स का नाम हृदय के आकार के समान रखा गया है। बट एंड अच्छी तरह से गोल, और जो वर्किंग एंड होते थे वो छोर पर मिलने के लिए किनारों पर धुरी से मुड़ता था। जो इसका एक्सेस होता था ये वहां से बेंड होके जो इसका वर्किंग एंड होता था ये वहां पे उससे मिलता था, और क्योंकि ये हार्ड शेप का था इसलिए हम इसे कॉर्डिफॉर्म कहते थे। जो अगला हैंड एक्स है उसे हम लैंसलेट कहते हैं। ये इस प्रकार की कुल्हाड़ी है जो काफी लंबी, पतली या ढलान वाली भुजाएं जिसमें होती थी, जो लांस हेड की तरह एक नुकीले सिरे पर समाप्त होती थी। संभावित सुनियोजित नियंत्रित पपड़ी के परिणाम स्वरूप सतह अपेक्षाकृत इसमें चपटी पाई जाती थी, और उपकरण की चौड़ाई हमेशा लंबाई से कम होती थी। मतलब ये ज्यादा लंबे होते थे, और अगर हम रेशियो की बात करें तो लंबाई ज्यादा होती थी और चौड़ाई कम होती थी। इसके बाद हम बात करेंगे माइकोकियन हैंड एक्स की। ये फ्रांस की ला मिकॉक एक साइट थी, वहां से मिले थे, इसलिए इनको मिकॉकियन हैंड एक्स भी कहते थे। ये छोटे त्रिकोणीय हैंड एक्स थे जिसके काम करने वाले सिरे पतले और लंबे होते थे, और जो बट एंड था वो अक्सर मोटा और भारी होता था, और मूल सतह जो उसकी होती थी, जो कोर होता था, उसको सुरक्षित रखता था। हालांकि एविलियन के विपरीत इसके इस पे व्यापक सेकेंडरी फ्लेकिंग के साथ बारीक रूप से इसको सुधारा जाता था। इन्हें पहली बार एक फ्रांसीसी साइट ला मिकॉक पर देखा गया था, और वे स्ट्रैटिग्राफिक रूप से एशुलियन प्रकारों का पालन करते थे। इसके बाद हम बात करेंगे जो अगला महत्वपूर्ण औजार है, वो है क्लीवर। हथौड़ी के बाद क्लीवर एक महत्वपूर्ण और नियमित रूप से पाया जाने वाला निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण है। ये एक चौड़ी काटने वाली धार या काटने या साफ करने वाला उपकरण है, और वर्तमान लोहे की कुल्हाड़ी का एक प्रोटोटाइप है। यद्यपि ये जो हथौड़ी जो कुल्हाड़ी होती थी हैंड एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये हैंड एक्स की तुलना में बाद में प्राचीन काल में आया, और ये पहली बार मध्य अशूलियन हैंड एक्स के साथ पाए गए थे, और पूर्वी अफ्रीका में ओल्डुवाई गॉर्ज बेड 3 से बरामद किए गए थे। और इसमें जो 3 उसके वो होते हैं जिसे हम इसको विभाजित कर सकते हैं, बट के आकार के आधार पे, किनारे के आकार के आधार पे, और क्रॉस सेक्शन की प्रकृति के आधार पर क्लीवर को हम उप विभाजित कर सकते हैं। जो तो बट के आधार पे, जैसे कि अगर उसका बट चौकोर हो या गोल हो, और सीधे किनारे वाले क्लीवर, और आमतौर पर आकार में चौकोर या आयताकार। जो दूसरे तरीके के क्लीवर्स होते हैं वो नुकीले बट और सीधे किनारे वाले क्लीवर्स, और जो आकार में लगभग त्रिकोणीय या वी जैसे होते हैं। और जो चौड़े या संकीर्ण बट और सीधे या अवतल या उत्तल किनारे के साथ किनारे वाले जो क्लीवर्स होते हैं, और जो चौथे होते हैं वो समानांतर चतुर्भुज के आकार के क्रॉस सेक्शन वाले क्लीवर्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य पुरापाषाण काल में जो जिस तरह के टूल्स इस्तेमाल होते थे। तो मध्य पुरापाषाण काल निम्न पुरापाषाण काल के बाद का समयांतर था, और इसमें विशाल उपकरणों के स्थान पर छोटे उपकरणों ने अब स्थान ले लिया था। उपकरण बनाने के लिए कोर के पहले के उपयोग की जगह अब छोटे फ्लेक्स का व्यापक उपयोग किया जाता था। इस प्रकार नए उपकरण तकनीक जैसे इस अवधि में मॉस्टीरियन, लेवोलॉइसिन का आगमन हुआ। तो इसमें जो टूल्स जो पाए गए थे, वो जो पहला इसका इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण औजार है वो है स्क्रैपर। तो ये आमतौर पर मध्यम आकार के फ्लेक्स पर बने छोटे उपकरण होते थे। स्क्रैपर एक उपकरण है जिसे अनिवार्य रूप से उंगलियों द्वारा संचालित किया जाता है। ये आवश्यक रूप से स्क्रैपर को एक पतला
ये आवश्यक रूप से स्क्रैपर को एक पतला उपकरण बनाता है जो आमतौर पर मध्यम आकार के त्रिकोणीय या पंखे जैसे आकार के इसमें फ्लेक्स होते हैं, जिसमें सबसे लंबा पक्ष थोड़ा कॉन्वेक्स होता है। परत का उत्तल किनारा पतला पाया जाता है, जिसे सतह से बड़े प्राथमिक टुकड़ों को हटाकर और फिर इसे पूरी सीमा पर एक और नियंत्रित सेकेंडरी फ्लेकिंग के अधीन करके बनाया जाता था। उपकरण की निचली सतह को जनरली अनटच्ड ही देखा गया है, क्योंकि ये डिटैच होने के बाद एकल परत निशान या सिंगल स्कार ऑफ डिटैचमेंट बनाए रखता था। इन उपकरणों का उपयोग पेड़ों की छाल को खुरचने, लकड़ी या बांस की डंडियों और जानवरों की खाल को सजाने के लिए किया जाता था। स्क्रैपर्स की भी कई किस्में पहचानी गई, जिसमें कि जैसे कि साइड स्क्रैपर हुए, एंड स्क्रैपर्स हुए। तो साइड स्क्रैपर क्या होते हैं? ये मुख्य रूप से 3 आकार के आधार पर, स्थिति के आधार पर और स्क्रैपिंग के लिए किनारे की प्रकृति के आधार पर इनको हम विभाजित कर सकते हैं। तो जो इसमें पहला है वो है साइड स्क्रैपर। इस प्रकार में ऊपर या नीचे से एक या दोनों लंबी भुजाओं को या कभी-कभी दोनों सतहों से सुधार किया जाता है। इस प्रकार उन्हें क्रमशः एक तरफा या दो तरफा यानी यूनिफेशियल या बाइफेशियल स्क्रैपर्स कहा जाता है। एंड स्क्रैपर्स इस प्रकार ये जो स्क्रैपर्स होते हैं, इसमें स्क्रैपिंग किनारा छोटी तरफ तक ही सीमित होता है, जिसे तेजी से सुधारा जा सकता है। आमतौर पर स्क्रैपिंग का जो सिरा होता है वो टक्कर जो चोट होती है कि बल्ब के स्थान पर संबंध में परत के दूरस्थ या समीपस्थ छोर पर स्थित होता है। मतलब कि जो बल्ब होता है, बल्ब ऑफ परकशन होता है, वो उससे नियरेस्ट भी हो सकता है और फारदेस्ट यानी दूरस्थ या समीपस्थ दोनों ही हो सकता है। उसके बाद स्क्रैपर का एक प्रकार है गोल खुरचनी, जिसे हम कहते हैं। स्क्रैपर क्योंकि छीलने या खुरचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रकार में काम करने वाला सिरा जो है वो परत के चारों ओर परिधि में के साथ होता है। जो अगला स्क्रैपर है वो कॉनकेव या हॉलो स्क्रैपर। इस प्रकार के उपकरण में खुरचनी या स्क्रैपर के किनारे को जानबूझकर छीलकर या प्राकृतिक अवतलता का लाभ उठाकर अवतल बनाया जाता है। उपकरण को ऊपरी या निचली सतह से सुधारा जाता है। जो अगला स्क्रैपर है वो है कॉन्वेक्स स्क्रैपर। नोड्यूल या फ्लेक के आकार की परवाह किए बिना कार्य करना। इस प्रकार के उपकरण में जो इसका जो किनारा होता है वो उत्तल या धनुषाकार होता है और ऊपर और नीचे से तिरछा बना होता है। जो नेक्स्ट स्क्रैपर है वो कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। इससे पहले जो हमने 2 स्क्रैपर पढ़े, एक स्क्रैपर जो कॉनकेव था, हॉलो स्क्रैपर था, नेक्स्ट था कॉन्वेक्स स्क्रैपर था, और ये इन दोनों का मिश्रण था जिसे हम कॉनकेवो कॉन्वेक्स स्क्रैपर कहते थे। ये इसके किनारे जो है वो क्रमशः उत्तल और अवतल दोनों होते थे। इसके बाद हम एक जो आखिरी तरीके का जो स्क्रैपर हम पढ़ेंगे वो साइड कम एंड स्क्रैपर था, जो साइड भी था और एंड दोनों था। यहाँ लंबे किनारों को और सिरों में एक या दो में फ्लेकिंग की जाती थी, इसलिए उन्हें साइड कम एंड स्क्रैपर कहते थे। और जो मिडिल पैलेलिथिक या मध्यपुरा पाषाण काल का जो आखिरी औजार हम पढ़ेंगे वो पॉइंट है। तो पॉइंट, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, पॉइंट लगभग स्क्रैपर्स की तरह ही होते थे, यानी मध्यम आकार में फ्लेक्स पर बने होते थे। स्क्रैपर के विपरीत जहां पीछे की सीमा से स्क्रैपिंग सीमा तक सामान्य ढलान फ्लेकिंग द्वारा बनाई जाती है, वहीं 2 विपरीत सीमाओं के लिए समान प्रकार की ढलान इसमें पॉइंट में प्राप्त होती थी। इस प्रकार मध्य क्षेत्र में किसी भी सीमा से थोड़ा ऊंचा, इसका जो मध्य क्षेत्र होता था वो बाकी और सीमाओं से थोड़ा ऊंचा होता था, और ये दोनों सीमाएं एक बिंदु को जन्म देने के लिए पूर्व भाग पर मिलती थी। नुकीले सिरे के पास द्वितीयक रीटचिंग यानी सेकेंडरी रीटचिंग इसे और बढ़ाया जाता था। कुछ विशेष प्रकार के बिंदुओं को इस प्रकार समूहीकृत किया जा सकता है, जैसे कि सिंगल शोल्डर पॉइंट या डबल शोल्डर पॉइंट। तो सिंगल शोल्डर पॉइंट क्या होते थे? ये ऐसे उपकरण होते थे जहां आधार की में जो एक कोना होता था उसे एक ब्लो या एक झटके के साथ हटा दिया जाता था। वहीं पे जो डबल शोल्डर पॉइंट होते थे उसमें आधार के दोनों साइड, जो बेस के दोनों साइड होते थे, उन्हें हम दोनों साइड्स को रिमूव कर देते थे और इन्हें जो है स्पर्श बिंदु भी कहा जाता है। अभी तक जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, जो भी औजार हमने पुरा पाषाण काल से संबंधित हमने पढ़े, उसमें हमने अभी निम्न पुरा पाषाण और मध्य पुरा पाषाण के औजार हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद अब हम अगले सेशन में हम बात करेंगे उच्च पुरा पाषाण काल की या फिर अपर पैलेलिथिक टूल्स के बारे में।